नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम में समय नाउ के इस कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है और मैं कवि प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ इस वक्त इस कार्यक्रम में जिस शख्सियत को देश के बहुत बड़े क्षेत्र से आने वाले कवि जिन्हें वीर रस के एक ऐसे कवि के रूप में जानते हैं जो युवाओं की नई पीढ़ी में अभी वर्तमान समय में हिंदुस्तान के कोने कोने में बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ बुलाए जाते हैं, ऐसे इटावा से आने वाले वीर रस के कवि राम भदावर हमारे बीच उपस्थित है। राम जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। आपके माध्यम से समय नाव के तमाम दर्शकों को भी खूब सारा स्नेह, खूब सारा प्रणाम। हाँ, राम जी, आप एक ऐसे कवि हैं जो तेजस्विता की बात करते हैं, ओज की बात करते हैं, वीर रस की कविताओं की बात करते हैं और युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में आप पूरे देश में भ्रमण करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी कविताओं से युवाओं में क्या बदलाव आता है, उस पर हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आदरणीय श्याम सुंदर दादा वो भी कवि हैं और हमारे सीनियर हैं, तो यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले मैं उनको खूब सारा नमस्कार प्रणाम प्रेषित कर रहा हूँ। जैसा कि दादा ने कहा आपको बहुत अच्छे से पता है कि कविताएं समाज के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं। क्योंकि यह प्रश्न आपका मुझसे है तो मैं बड़ी निवेदन के साथ ये कहना चाहता हूँ जी कि अभी से नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि हमारी माँ सरस्वती जगत जननी जी जब किसी पे कृपा करती है तो व्यक्ति बोलता है जी, जब थोड़ी और कृपा करती है तो व्यक्ति गाता है जी, और जिसके ऊपर सर्वाधिक कृपा कर देती है वो लिखता है। वाह। तो जिस माँ शारदे की सर्वोत्तम कृपा पाने के बाद जो अवयव निकल के आता है वो कविता है। वाह। तो उसको निश्चित रूप से वो प्रभाव डालेगी ही डालेगी, बशर्ते सामने वाला उसको समझ जाए। वाह वाह वाह। वैसे आपकी इस बात में बहुत दम है कि कविता किस तरह से निकल कर आती है और कविता की अपनी ताकत होती है, कविता का अपना एक तेवर होता है। और मैं और हमारे दर्शकों तक आपकी एक राय हम और जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो देश में बेरोजगारी सर्वत्र व्याप्त है और बेरोजगारी को लेकर खूब सारी चर्चाएं भी हो रही है, तो एक कवि के रूप में आप इस बेरोजगारी पर अपनी कौन सी बात ऐसी रखना चाहेंगे जिससे कहीं ना कहीं कोई समाधान की तरफ जाया जा सके? जी, बहुत अच्छी बात है दादा कि हम चाहे कवि हों या लेखक हों, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मिनिस्टर, कुछ भी हों जी, हम किसी भी कार्य क्षेत्र से हों, अंततोगत्वा हमारा जो प्रयास रहता है वो ये है कि हमारा देश उन्नति करे, बिल्कुल, हमारा समाज और ज़्यादा साफ हो और ज़्यादा स्वच्छ हो और ज़्यादा बेहतरीन हो। हम इसी प्रयास में सब लगे। बिल्कुल। हाँ, वो बात अलग है कि कार्य करते करते कई बार हमारे स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ हमारी देशभक्ति के ऊपर हावी हो जाते हैं। ये सबके साथ होता है, कभी कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। कुछ लोग समर्पित रहते हैं इस मिट्टी के प्रति, अपने देश के प्रति, जो ये काम करते हैं। अब इसमें जहाँ तक बेरोजगारी की बात आती है तो जब तक आप व्यक्तिगत होकर काम खोजेंगे जी, स्वयं के लिए, मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए, तब तक तो ये बेरोजगारी है। बराबर। और जब आप ये सोच के काम करेंगे कि यह काम मुझे देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है, फिर वो सेवा बन जाता है। मैं नहीं चाहता कि इस देश में कोई भी रोजगार पाए, कोई भी रोजगारवान बने। मैं चाहता हूं कि लोग सेवक बने, वाह, इस देश के सेवक बने। ये विचारधारा ही गलत है और ये किसी भी राष्ट्र के लिए खराब है कि हमें रोजगार मिले। इस देश की युवा संपदा को ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप रोजगार ढूंढते रहेंगे तब तक आप महाभारत को निमंत्रित करते रहेंगे। जिस दिन आप सेवा करने लगेंगे आपके पास रोजगार की न तो कमी होगी, आपको संतुष्टि होगी और सब कुछ वैसे ही चलेगा जिस प्रकार से कभी रामराज की परिकल्पना में चला होगा। बहुत बढ़िया। आपने सेवा को महत्व देते हुए बेरोजगारी के समाधान का एक बहुत अच्छा उपाय बताया। ये बात सच है। राम जी, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। आप वीर रस के कवि हैं और वीर रस के कवि प्रायः जो अब से पूर्व होते आए, वैसे आप तो नई पीढ़ी के कवि हैं, आपने बहुत प्रयोग किए हैं कविताओं के क्षेत्र में, बड़ा अनूठा
और जिसे विशेष तौर पर एक नई स्टाइल, एक नई शैली, एक नया तरीका ये विकसित करने में आप कामयाब हुए हैं। लेकिन प्रायः वीर रस के कवि, उनके पास विषय वस्तु वो देशभक्ति की 3-4 बातें ही हुआ करती है। कभी वंदे मातरम को लेकर वीर रस का कवि कविता करता है, कभी पाकिस्तान को लेकर कविता करता है। वीर रस के कवि की भूमिका इस देश में परिवर्तन लाने के लिए क्या हो सकती है? बहुत ज़्यादा दूर न जाएं दादा, तो मात्र अभी 100-150 साल की पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है जी। 1857 की क्रांति से लेकर जब तक 1947 तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया, तब तक क्रांतिकारियों की भूमिकाएं बहुत अच्छी भूमिकाएं हैं, राजनेताओं की हैं, बलिदानियों की हैं, सबकी हैं। लेकिन कवियों की भी भूमिकाएं हैं जी। और कविता की भूमिका है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, हिमाद्रि तुरंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, और वो माखन लाल चतुर्वेदी जी की वो फूल वाली कविता, ये सब कविताएं उस समय के आंदोलन की प्राण पंक्तियां बनी। बिल्कुल। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा लंबी बात करेंगे तो चंद्रवरदाई से शुरू हो जाएगा वो मामला, बहुत लंबा चला जाएगा। उसके बाद में भी आप देखें, राम मंदिर तक, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, आदरणीय ओमपाल निडर जी की वो पंक्तियां उस आंदोलन की प्राण पंक्तियां बनी। बिल्कुल। तो कविता किसी भी आंदोलन को, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को दिशा देने का काम करती है। इनकलाब जिंदाबाद ये कविता ही तो है, ये वही तो है। और मुझे नहीं लगता, चाहे आपके आंतरिक परिवर्तन की बात हो या सामाजिक परिवर्तन की बात हो या फिर देश में किसी भी प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन की बात हो, कविता हर परिवर्तन के बुनियाद में रही है और आगे भी हर परिवर्तन के बुनियाद में रहेगी। बहुत अच्छी बात कही। परिवर्तन की बुनियाद कविता से शुरू होती है और वो बुनियाद ही उस परिवर्तन के महल का नींव होती है, इसमें कोई दो मत नहीं। राम जी, आप युवा कवि हैं और युवा शब्द के अक्षरों को उल्टा कर दो तो वायु हो जाता है। जैसे वायु वातावरण में भ्रमणशील होती है, पूरब की परिपक्वता से लगाकर पश्चिम की पुनर्रचना तक और उत्तर की उत्तरापेक्षा से लगाकर दक्षिण की प्रदक्षिणा तक सिर्फ युवाओं का साम्राज्य है। और ऐसे साम्राज्य में आप युवाओं से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो कविताओं के माध्यम से अपने में कोई न कोई ऐसा बदलाव लाएं जो देश के काम आए? मैं थोड़ा सा इसमें युवाओं को थोड़ा सा हाशिए पे खड़ा हुआ मानता हूँ जी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो युवा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे के ऐसे ही हैं, क्योंकि जवानी की जो ऊर्जा है उसको संभालना थोड़ा मुश्किल काम भी है जी। ये हर किसी से नहीं भी संभाली जाती। हाँ। क्योंकि उस समय जब भगत सिंह देश के लिए लड़ रहे थे, हाँ। बहुत सारे नौजवान थे जो पढ़ लिख के अंग्रेजों की चाकरी कर रहे थे, उसी समय काल के हैं, उसी विचारधारा से लड़ रहे हैं, उनसे वो लोग लड़ रहे थे। आज के देश के युवा को ये समझना पड़ेगा, उसको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो अपने इस जीवन से क्या चाहता है। आज का युवा वो प्रसिद्धि चाहता है लेकिन बिना कुछ करे चाहता है। वो धन कमाना चाहता है, भोग विलास ऐश्वर्य सब कुछ चाहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिना मेहनत करे चाहता है। ये विचारधारा यहाँ से उसके मस्तिष्क में बीजारोपण उसका इस प्रकार से हो जाता है कि आज के युवा का आदर्श देखिए कौन है। आज के युवा के जो आदर्श हैं, जो हीरो हैं, वो बहुत हल्के छोटे लोग हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ जी, और आवश्यकता पड़ी तो ले भी लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज के युवा का जो हीरो है वो डमी है, फेक है, वो केवल मॉडल है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। अभी सीमाओं पे खड़े हुए इतने हजारों हमारे आर्मी के ऑफिसर्स होंगे जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन उनके नाम हमें नहीं मालूम। हमें नाम मालूम है फिल्मी अदाकाराओं के, उनकी अपनी दुनिया है, उनका अपना काम है, वो भी देश का नाम रोशन करते हैं। भाई, जिन फिल्मी अदाकाराओं को आप गाली दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश के बाहर जाके, दुबई में, अमेरिका में जाके इस देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं भाषा के प्रति उनका भी सहयोग है, लेकिन उनकी अपनी दुनिया है। वो जो सिनेमा आपके दिमाग में बस चुका है और बसने के बाद में आप उसको अपना आदर्श मान रहे हैं, वो आदर्श मुझे नहीं लगता कि इस देश को कोई विशेष दिशा दे पाएगा। नौजवान को बाहर हीरो न खोज के
अपने अंदर हीरो, अपने अंदर का हीरो खोजना पड़ेगा बहुत कि बढ़िया। आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं। मैं ये पंक्तियां अक्सर मंच से पढ़ता हूँ कि मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मैं इसको क्या दे पाऊंगा, संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा, जी। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई, जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। क्या बात। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। क्या बात है। इस देश के नौजवान का उद्देश्य जी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं देश होना ही चाहिए, केवल नारों में नहीं। और एक बात और, आप मान लीजिए, आप देश में दुनिया भर की आस्था से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जुटती है ईश्वर के नाम पर, राम के नाम पर, शंकर जी के नाम पर, और जुड़नी भी चाहिए। इसमें कुछ बहुत बिल्कुल गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आस्था से, प्रेम से, मनोरंजन से सबसे ज्यादा गहरा रंग यदि किसी भाव का है तो वह देशभक्ति है। बस विडंबना ये है कि हम उसको जगाने में अब तक तो असफल रहे हैं। वाह, मतलब आपके विचार से देशभक्ति युवाओं में भी समायोजित रूप से ऐसी स्थिति में नहीं है कि जिसको हम सम्मान के साथ बोल सके कि युवा देशभक्त हैं। युवा लेकिन देशभक्त है दादा। मैं एक बात बीच में माफ करिएगा, मैं रोक रहा हूँ आपको जी। युवा निश्चित रूप से देशभक्त है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्वयं में आप अपना आत्म अवलोकन करें कि 365 दिन में वो कौन सा एक घंटा है जिसमें आप देश के लिए जिए या अपने देश के लिए सोचा। यदि इसका उत्तर हाँ है तो आप निश्चित रूप से देशभक्त हैं। और अगर आत्म अवलोकन खुद में करिए, किसी को बताइए नहीं, देशभक्त हैं, भारत में पैदा हुए हैं तो देशभक्त तो आप हैं ही। आपने कुछ तो अच्छा किया ही होगा, वरना अफ्रीका में पैदा हो जाते। बराबर। आप देश में पैदा हुए हैं तो देशभक्त तो हैं ही। आप उसकी गरिमा और गौरव आपके माथे पर पहले से ही जड़ा हुआ है, लेकिन आपको ये तय तो करना पड़ेगा कि 365 दिन में हमने एक घंटा कौन सा देश के लिए जिया। राम भदावर जी ऐसे कवि हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनकी कविताओं पर लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं। ये बात सच है कि कविता में जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, जो 9 रस होते हैं, उसमें एक रस जिसे हम वीरता का, तेजस्विता का रस भी कहते हैं, तो वो जो रोंगटे खड़े होने वाली बात मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो कविता में ऐसी कौन सी खास बात होती है कि लोग अपने अंतर मन से एकदम उद्वेलित भी हो जाते हैं? उस पर आप प्रकाश डालिए। आदरणीय श्याम सुंदर दादा को ये बात मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता है, लेकिन मैं फिर भी, चूंकि प्रश्न मुझसे है तो मैं इसका उत्तर दिए देता हूँ। अब से ही नहीं, महाराज छत्रसाल की दरबार में 90 से ज़्यादा कवि थे जी। गुरु गोविंद सिंह के साथ में भी 90 से ज़्यादा कवि थे। 710 क्या महाराज विक्रम, जहाँ तक आपकी स्मृति जाएगी, गोस्वामी तुलसीदास जी से महाकवि कालिदास जी से लेकर और वाल्मीकि महाराज से लेकर के और युग कवि गोस्वामी तुलसीदास तक, ये पूरी सृष्टि मुझे लगता है कि ये कविता की धुन पर ही चली है जी। हर युग में कविता की अपनी भूमिका रही है। आप तमाम पूरे विश्व के लिटरेचर को पढ़िए, किसी भी भाषा के लिटरेचर को पढ़िए, जो लोग संचार प्रचार के तमाम माध्यमों में, मंचों पर खड़े होकर या किसी भी प्रकार के माध्यम में खड़े होकर बाहर के लिटरेचर को कोट करते हैं, और वो इसलिए कोट करते हैं कि वह स्वयं को बहुत पढ़ा लिखा प्रदर्शित करना चाहते हैं। आप किसी अच्छे राइटर की अच्छी बात को कोट करें, बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप पूरे विश्व के लिटरेचर की किसी भी बात को, किसी भी राइटर के किसी भी कोट को ले आइए, वो हमारे तुलसीदास जी की भाव पक्ष से बाहर नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल। और मान लो निकल भी गया तो एक है, केवल एक महाकाव्य हमारे कालिदास जी को पढ़ लीजिए, पूरी जीवन केवल उन्हीं के लिटरेचर को पढ़ते पढ़ते निकल जाएगी। भारत इस संपदा से भरा हुआ देश है। विडंबना ये है
कि हमने उसको सहेज के रखने में थोड़ी सी कमी तो छोड़ दी। आप हम और आप जिस समय काल में हैं, इस समय में देखिए पाठक लगभग खत्म हो चुका है, बराबर। बहुत कम पाठक बचा है, पाठक वर्ग खत्म हो चुका। जो थोड़ा बहुत बचा है, जो आधुनिक लोग हैं, जो नई जनरेशन है, वो अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी के नोवेल पढ़ना ज़्यादा पसंद करती है। अच्छा, उसमें उनको समझ में क्या आता है नहीं आता है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये उनके स्टेटस सिंबल तो बन चुका है। मेट्रो में, गाड़ी में, ट्रेन में या फ्लाइट्स में आपके हाथ में अगर मोटी सी अंग्रेजी की किताब है और उसको पढ़ रहे हैं तो आप जो है एक विशेष दृष्टि से देखे जाएंगे जी। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया दादा, आप किसी भी यात्रा में किसी भी अंग्रेजी हाथ में पकड़े हुए व्यक्ति को देखेंगे तो 100 में से 90 लोगों को पेज नंबर याद नहीं है कि 2 मिनट पहले क्या पढ़ा था। वो जहाँ उंगली पड़ जाती है वहीं से उठा के पढ़ने लगते हैं। तो कविता सुनना और उससे परिवर्तन तक पहुंच जाना ये बड़ा धैर्य का काम है। बिल्कुल। एक जगह बैठ के पढ़ना, समझना, फिर वो उसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये जो आपने कहा ना कि कविता किस प्रकार से परिवर्तन करती है, हमारे इटावा के एक कवि हुए शिशुपाल सिंह शेषू जी, अब वो नहीं रहे। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि कविता वह कामधेनु है जिसके चारु चरण सर्वदा कल्पना वन में विचरण करते हैं। यूं तो छंदों से पूरी बंधन मुक्ता है, लेकिन छंदों में फिर भी रूप निखरते हैं। कविता कोई कृति है, कोई भी कृति आकृति के बिना अधूरी है। कोई भी कृति आकृति के बिना अधूरी है। संदेश हमें यह प्रकृति सदैव दिया करती। कहने को गद्य काव्य भी कविता होती है, लेकिन वह छंद विहीन कभी न जिया करती। क्या बात। अंजलि मात्र हो या कि पात्र हो मणियों का, कुछ पीने की हो क्षुधा तभी तो पी जाए। क्या बात। पिंगल की मिट्टी से जब कोई छंद बने, जिसके द्वारा कविता हृदयंगम की जाए। ओ विद्यालय के पाठों के रट्टू तो गूदा निकाल कर रखो पहले भेजे का, तब शायद जान सको कि छंद के प्याले में कवि लाया कितना अर्क निचोड़ कलेजे का। क्या बात। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। किसने लिखी ये तो नहीं पता, लेकिन ये कविता मुझे नहीं लगता इस देश में जहाँ जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं वहाँ नहीं जानते होंगे, पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो कविता जनमानस में रचने बसने वाली चीज़ है। और आज के कवियों को भी, मेरी आयु और अनुभव उतना नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनको भी जन साधारण की भावना को ध्यान में रख के ये काम करना चाहिए। इस लालच में न करना चाहिए कि ऐसी कविता लिखूंगा तो मेरा ये फायदा हो जाएगा। वाह। समय नाउ के इस कार्यक्रम हमारे मेहमान में चूंकि देश के इतने बड़े वीर रस के कवि, युवा वीर रस के कवि राम भदावर जी आए हैं, तो हम ये लोभ पाल कर बैठे हुए हैं कि हमारे दर्शकों को अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि रचना जो आप इस चैनल के माध्यम से सुनाएंगे तो बेशक हमारा ये कार्यक्रम सार्थक भी होगा, सफल भी होगा। तो आग्रह, एक कविता आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ और समय नाव के सभी दर्शकों को भी। लेकिन आपने कहा कि सर्वश्रेष्ठ कविता सुनाएंगे, वो सर्वश्रेष्ठ कविता अभी तक मैंने लिखी नहीं है। वो सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए ही इतनी भागदौड़ है। मुझे एक संस्मरण याद आता, आपको बताता चलूँ फिर आपको कविता सुनाता हूँ। हम जबलपुर में एक कार्यक्रम कर रहे थे, तो वहाँ एक पत्रकार महोदय आए और हम 3-4 कवि थे कमरे में। तो वो कल की हेडलाइंस के लिए और अखबार में छापने के लिए पत्रकार आते हैं, अपना काम करते हैं। तो उन्होंने आके पूछा कि राम जी मान के चलो कि कल आप न रहो। तो ये बड़ा अटपटी बात थी। हम कहे यार ये कैसा आदमी है। बोला कि मान के चलिए कि कल आप न रहो, तो आपकी ऐसी कौन सी 2 या 1 लाइन है जिसके लिए आपको याद किया जाए। तो मैं कम से कम 10-20 मिनट तो ये सोचता रहा कि वो कौन सी 1 लाइन है जिसके लिए मुझे याद किया जाएगा। फिर वो लाइन नहीं मिली। समय नाव के सभी दर्शकों से है कि आप ईश्वर से, भगवती से प्रार्थना करिए कि वो लाइन में जल्दी लिख दूं जिसके लिए मुझे याद किया जाए। अभी जो समाज में मुझे बहुत आवश्यक लग रहा है, मेरी एक बहुत प्रारंभिक रचना है दादा, परिवार जी। मैं उसके कुछ एक छंद आप सबको सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। और वह आवश्यक इसलिए भी है कि मुझे लगता है कि हमारे समाज की स्ट्रक्चर की, हमारे समाज की आकृति की जो सबसे पहली, हमारे समाज के संरचना की जो सबसे पहली कड़ी है वो हमारा परिवार है। बिल्कुल। और भारत अपने परिवार और संस्कारों की पहचान को लेकर पूरे विश्व में जाता है जी। ये हमारे लिए गरिमा और गौरव का विषय भी है। बिल्कुल। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह
कड़ी थोड़ी सी नाजुक होती दिख रही है। एकल परिवार की परंपरा, नौजवानों में धैर्य की कमी, जी, बुजुर्गों में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होने के बाद मतलब अपना प्रभुत्व आने वाली संतति के ऊपर दबाव और प्रेशर डालने वाली ये जो परिस्थितियां हैं, ये कहीं ना कहीं देश को विघटन कर रही हैं। बिल्कुल। हमारी ऊर्जा जब बेलगाम हो जाए तो फिर वो रावण की ऊर्जा होती है, और जब केंद्रित रहती है तो फिर राम की ऊर्जा हो जाती है। वाह। और उस ऊर्जा को केंद्रित करने का काम जो है वो परिवार करेगा। बिल्कुल। तो दुर्गंधित वातावरणों में इत्र ढूंढते हैं कुछ लोग। वाह, प्रेम, प्यार, अनुराग, त्याग का चित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। क्या बात है। और खून के रिश्तों में इनको षड्यंत्र दिखाई देता है। सगे भाई को गाली देकर मित्र ढूंढते हैं। वाह, क्या बात है। दिन में ना चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में ना आस करो सूर्य के प्रकाश से। सीख हस्तिनापुर से, सीख लो अयोध्या से, और कुछ सीखिएगा राम वनवास से। वाह। तो परिवार पे प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से। वाह वाह, क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस न जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। क्या बात है। वाह वाह। राम जी को वनगमन हो गया। चूंकि बुद्धिजीवी जो विद्वान वर्ग होता है वो अपना प्रश्न करता है, वो ईश्वर से भी प्रश्न करता है, और हमारे संस्कार में इसकी छूट भी है। तो प्रश्न कहा कि भाई जब राम जी इतने बलवान थे, हमारे भगवान राम स्वयं साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, तो उन्होंने वनगमन जाने की इस अनीति को स्वीकार क्यों कर लिया? बल्कि उनको तो अपना अधिकार मांगना चाहिए था, उनको लड़ना चाहिए था। जी, हमारा अधिकार लेना तो हमारा परम कर्तव्य, हमारा दायित्व है। प्रश्न ये उठा कि रघुवंशियों के वंशजों से नीति में अनीति वाला कार्य क्यों किया गया? माता सुमाता कुमाता बनी ही क्यों, पुत्र का वियोग विष किस लिए पिया गया? तो सुने विश्व, रामचंद्र जी को भी मिला था न्याय, और भरत भैया का पक्ष भी लिया गया। छोटे थे भरत तो अवधपुरी दी गई थी, राम थे बड़े तो पूरा विश्व दे दिया गया। क्या बात है। वाह वाह वाह। उस समय काल की इतनी बड़ी घटना, जिसमें एक युवराज को राजा बनना था, उसको अगले दिन वनगमन दे दिया गया। आज के परिवेश में इस घटना की कल्पना करो तो या तो मर्डर हो जाएगा या थाने में FIR हो जाएगी। जी। लेकिन उन्होंने, हम अपने परिवार के प्रति इतने सकारात्मक कब होंगे जितने सकारात्मक हम पहले थे, कि हमारा अपना सगा संबंधी हमारे साथ लगातार बुरा कर रहा है, फिर भी हम ये उसमें कहीं ना कहीं अच्छा ही ढूंढ रहे हैं कि नहीं ये तो अच्छा ही है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, मुझे लगता है कि गांव उसके दिल्ली के बाहर इस देश में गांधी और गोडसे की चर्चा होती है जी। अपनी घर की दहलीज के बाहर आप गोडसे रहो जी, लेकिन दहलीज के अंदर तो आपको गांधी बनना पड़ेगा। बराबर। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते, और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते। क्या बात है। वाह वाह वाह। परिवार वहीं जहाँ भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामादल समझा जाए। वाह। परिवार वहीं जहाँ बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वहीं जहाँ दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वहीं जहाँ संस्कार वाला वरदान सुरक्षित क्या है। बात है। वाह वाह वाह। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। ये जो इन दिनों बहुत सारी घटनाएं मिल रही है ना, नीला ड्रम, और हम इंदौर में बैठे हैं, शादी के 2 दिन बाद वो शिलोंग में उसको बेचारे को काट डाला। ये सब इसीलिए है कि हमारे घर में महंगी डाइनिंग टेबल तो है, लेकिन हम उन पे बैठ के खाना नहीं खाते एक साथ। वाह। उन पर बैठ के भोजन नहीं करते। वाह वाह। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी। क्या बात है। वाह वाह वाह। इसलिए
परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए। मुट्ठी। क्या होगा? वाह। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि उसके पास 2 प्लॉट ज्यादा होंगे छोटे वाले के पास, या बड़े वाले के पास कुछ जेवर ज्यादा होगा, खाएगा तो फिर भी रोटी। इसके अलावा और कुछ विशेष परिवर्तन होने वाला है नहीं। बिल्कुल। और जो लोग भी इन आधुनिक सुविधाओं के ऊपर परिवार को विघटन कर रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं, 2 लोग लड़ते हैं, जिस दिन एक मर जाता है उस दिन जो जिंदा रहता है वो भी मर जाता है। उसको लगता है कि पूरी जिंदगी तो इसी में निकाल दी हमने। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, माँ सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए, पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो, जहां तक संभव रहे जो वो कहें वही करो, तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह वाह, अद्भुत पंक्तियां, अद्भुत। जाते जाते राम जी, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये सोच ही रहा था कि आप ये मुझसे कब पूछें, मैं जल्दी से बोलूं। समय नाव के तमाम दर्शक और जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह पॉडकास्ट आप सभी लोगों तक पहुंचेगा, मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप मनोरंजन के तमाम साधनों का उपयोग करिए, खूब एंटरटेन होइए, खूब स्वयं को मनोरंजन करिए, लेकिन इस कविता कल्याणी की तरफ आपका विशेष ध्यान होना ही चाहिए। ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप कभी जीवन में अकेले होते होंगे, आप खूब शोर में, डीजे में, इसमें उसमें, जो भी मनोरंजन के साधन है सब में रहिए, लेकिन जब आप कभी अकेले होंगे, जब आप कभी उदास होंगे, तब कहीं ना कहीं आपको हमारा कवि श्रद्धेय गोपाल दास नीरज जी जैसे लोग खड़े होंगे और उनकी पंक्तियां खड़ी होंगी कि कुछ फूलों के मर जाने से उपवन नहीं मरा करता है। कहीं ना कहीं आपको संतोष आनंद जी समझ में आएंगे, भाई जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो हमारे विपरीत समय में, हमारे मुश्किल समय में जो संबल देने का काम करेगी, जो आपको सांड नहीं बनने देगी, जो आपकी ऊर्जा को एकाग्र करके रखेगी, उस कविताई के तरफ, उस हिंदी के तरफ, उस साहित्य के तरफ आपका थोड़ा सा विशेष ध्यान होना चाहिए। कोई बदली, कोई बादल, कोई आकाश भी होगा, कोई कविता की दुनिया का नया आभास भी होगा। ये नन्ही सी जो कलमें हैं, इन्हें मत रोंदिए साहब, इन्हीं में से कोई एक आध तुलसीदास भी होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मित्रों, इन दिनों इस हिंदुस्तान की सरहदों में विशेष तौर की मांग करके, डिमांड करके जिस कवि को बुलाया जा रहा है, सुना जा रहा है, जिनके तेवर, जिनकी वाणी, जिनके विचार, जिनकी कविताओं को पूरे हिंदुस्तान में पसंद किया जा रहा है, ऐसे कवि जो इटावा से आते हैं, राम भदावर, वो आज हमारे स्टूडियो आए। मैं समय नाउ परिवार की ओर से राम जी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।